सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय बेहद संजीदा है। हमारा आज का विषय है लड़ाई जारी है, एमएसपी की बारी है। संदर्भ बहुत स्पष्ट है कि हम पिछले एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर आपके बीच में हैं। आपके बीच में इसलिए हैं कि 3 दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से 3 विवादास्पद कृषि संबंधित कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। वापस लेने की घोषणा के साथ ही उन्होंने एक नई शुरुआत करने का भी आह्वान किया। साथ में कृषि जगत की विभिन्न समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने की दृष्टि से एक समिति गठित करने का भी ऐलान किया और उसके साथ में आह्वान किया आंदोलनरत किसानों से इस बात का कि अब जब ये कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया जा चुका है तो वह अपने अपने घर वापस लौटें, अपने अपने खेतों में लौटें। लेकिन आंदोलनरत किसान इस बात के लिए तो देश के प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं कि आपने 3 विवादास्पद कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक तो वह उन पर अमल चाहते हैं, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका मानना है कि अभी भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपनी उपज के संदर्भ में अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में गारंटी का कानून चाहिए। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के संदर्भ में सरकार किस राह पर जाए, ये सवाल है। सवाल इसलिए है कि इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1965-67 के दौर में अस्तित्व में आया, तब से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, पर तमाम आंकड़े बताते हैं कि बड़े बड़े दावों के बावजूद भी कुल उपज का बामुश्किल 10, 12, 15% ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। अगर इसकी गारंटी का कानून ला दिया जाता है तो एक अलग किस्म की आर्थिक दृष्टि से संकट खड़े होने का चिंताएं आर्थिक विशेषज्ञ जताते हैं, पर इसके उलट कृषि क्षेत्र के प्रति दिलचस्पी रखने वाले तमाम अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जब तक एमएसपी गारंटी नहीं बनेगी तब तक ना तो खेती की दशा सुलझेगी, ना ही किसानों के हालात बदलेंगे। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों की ये जिद किसी अंजाम तक पहुंचाने में सरकार सक्षम है या नहीं है। एमएसपी की लड़ाई कहीं मूछ की लड़ाई में तब्दील तो नहीं हो जाएगी, जिसके अंतर्गत समाधान और अधिक मुश्किल हो जाएगा। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि अगर ये मामला इतना सरल होता तो तकरीबन 50-55 साल के एमएसपी का इतिहास में ये अब तक गारंटी के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं हो गया होता। हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर किस्म का विमर्श करने की कोशिश इस कार्यक्रम में करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संकल्प को समर्पित है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि लोग चाहे मुट्ठी भर हों लेकिन संकल्पवान हों, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा यह विचार आने वाली पीढ़ियों को दिया गया था। महात्मा गांधी ने स्वयं इस विचार को व्यवहार में क्रियान्वित करके दिखाया था, इसलिए यह महज विचार है, हम नहीं कह सकते। हमें मानना होगा कि जो उन्होंने कहा था वो हमेशा उन्होंने करके भी साबित किया। तो ऐसा विचार हमारे पास है। क्या यह विचार इस मांग के संदर्भ में भी प्रभावी हो सकता है? यह भी एक गंभीर सवाल है। इसकी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुरदीप सप्पल जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। अध्ययन के साथ बात करते हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबी इस बात की है। हमारे साथ दूसरा भी एक बड़ा विद्वान सदस्य इस चर्चा का हिस्सा है, वह बादल सरोज जी के रूप में है। बादल सरोज जी यूं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार नेता हैं, इसके अलावा जो किसान मोर्चा संघर्षरत है उसका भी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, और साथ साथ बादल सरोज जी को भी एक संजीदा राजनीतिक एक विचारक के तौर पर हम लोग जानते हैं। तीसरा नाम जो इस पैनल का हिस्सा है वो राजकुमार सिंह जी के रूप में है। देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार हैं, जो भी बात कहते हैं तथ्यपूर्ण कहने की ही कोशिश करते हैं। चौथे सदस्य कुछ ही देर में हमारे साथ हिस्सा बनेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हालांकि उसका दावा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का भी रहता है। उसके प्रभावशाली नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर चर्चा की शुरुआत हम बादल सरोज जी से करते हैं, क्योंकि बादल सरोज जी वामपंथी नेता होने के साथ साथ इस किसान आंदोलन के भी एक बड़ा चेहरा है। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सारा मसला शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर। अब कहाँ ये एमएसपी की गारंटी को लेकर आ गए। एमएसपी की गारंटी के संदर्भ में तो आप लोग पहले बोलते थे एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, और फिर भले ही ये 3 कृषि कानून भी बने रहे, हमें दिक्कत नहीं है। अब जब 3 कृषि कानून खत्म हो गए तो बादल सरोज जी
आपसे समझने में दिलचस्पी है, ये एमएसपी की गारंटी का जो नया शंखघोष आप लोग कर रहे हैं वाकई संभव है? अगर संभव रहा होता तो आप सब सरकारों के हिस्से रहे हैं, सरकार चलाने वाले रहे हैं, आपने कर न दिया होता? या मजा आ रहा है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इस मुश्किल में फंसे हुए, तो लग रहा है कि कुछ और बहुत कुछ और? ऐसा नहीं है हिमांशु जी। देखिए, मजा बिल्कुल नहीं आता। एक साल हो गई है मोर्चों पर डटे हुए जी, और वहां पर बारिश में क्या हालत होती है और सर्दी में क्या हालत होती है जी। ये 700 से ज्यादा शहीदों को गंवाने के बाद हम लोग देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। ये आंदोलन की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत 3 कृषि कानूनों से नहीं हुई है जी। 3 कृषि कानून तो सरकार ने बीच में ही अचानक किसानों पर थोप दिए थे। आंदोलन की शुरुआत मंदसौर में 6 जून को जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के बाद हुई थी और उसकी केवल 2 मांगे थी। एक मांग ये थी कि एमएसपी के लिए बाध्यकारी कानून बनाया जाना चाहिए और दूसरी मांग ये थी कि किसानों पर जो कर्ज का फंदा है, उस कर्ज के फंदे को दूर करने के लिए कर्ज मुक्ति का एक कानून लाया जाना चाहिए। तो आंदोलन तो बुनियादी रूप से इन 2 मांगों को लेकर ही आरंभ हुआ था, क्योंकि इस देश में लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे थे। एक बात, इसलिए बीच में स्पैनर डालने का काम तो सरकार की ओर से किया था और उसको दूर हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कल जो वक्तव्य दिया है वो बहुत सराहनीय है। हम उसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में 2014 में उन्होंने लिखित में जो वादा किया था कि देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश C2 + 50% के आधार पर एमएसपी का भुगतान किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में आ जाती है तो। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो वादा खुद उन्होंने किया था और जिस वादे के आधार पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि देश की बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी ने उनके उस वादे पर विश्वास किया था, उस वादे को वो पूरा करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि आपने ये कहा था कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि इससे एक नया संकट खड़ा होगा। हमारा मानना है कि इससे बहुत सारे संकट दूर हो जाएंगे। स्वामीनाथन आयोग के लिए कि वो आमदनी इस देश के ठहरे हुए मंदी के शिकार बाजार में एक ऐसा वसंत ला देगी कि उसके बाद हम दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ सकते हैं। अर्थव्यवस्थाओं को चलाने का मूल मंत्र है लोगों की जेब में पहुंचने वाली खरीदने की क्षमता। इसलिए ये आर्थिक संकट को जन्म देने वाला नहीं है, बल्कि आर्थिक संकट को दूर करने वाला है। और आखिरी बात इस प्रसंग में मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी सरकार के पास? सरकार को उतने पैसे की आवश्यकता होगी जितना पैसा 2014 से लेकर 2021 तक के मार्च महीने तक हमारी सरकार की ओर से 52 देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को सब्सिडी के रूप में, राहत के रूप में, गिफ्ट पैकेजेज के रूप में, लोन माफी के रूप में आदि इत्यादि के रूप में दिया जा चुका है। उससे केवल 10% पैसा अगर उसका खर्च किया जाएगा तो किसानों के स्वामीनाथन आयोग C2 + 50% के हिसाब से उनको एमएसपी दी जा सकती है। हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है इस आंदोलन को आगे खींचने का, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी 10 दौर की वार्ता में 5वें या 6ठे दौर में सरकार की ओर से ये कहा गया था कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं। आपने ही वचन दिया था सर कि आप तैयार हैं, तो अब आप उसको बना दीजिए। सादा सी बात। बादल जी, मेरे 3 सवाल हैं। हालांकि हमारे साथ ब्रजमोहन अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन जी, आपका स्वागत है। पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 3 बातें आपसे समझना चाहता हूं बादल जी, फिर मैं ब्रजमोहन जी के पास रुक करूंगा। एक, अगर मामला इतना ही सब कुछ इतना सरल है, आर्थिक रूप से उन्नति का वसंत लाने वाला दावा आप कर रहे हैं, तो फिर सरकार को अड़चन क्या है, आप समझ पाते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये भी है कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में 30 साल से ज्यादा समय तक शासन किया, इतना सही, इतना सटीक, इतना जनहितैषी अगर ये व्यवस्था है, तो आप सरकार में रहते हुए इसे लागू क्यों नहीं किए थे? ये दूसरा सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल आपसे इस संदर्भ में है कि आपने दावा किया कि 5वें या 6वें दौर में ये कहा गया था कि हम गारंटी का कानून लाने वाले हैं। गारंटी का कानून लाने की बात कही गई थी या लिखित में ये देने की बात कही थी कि एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगी? तथ्यात्मक रूप से सच क्या है बादल जी? 3 बातें। जहां तक पहली बात का सवाल है,
पहली बात का सवाल यह है कि सरकार इसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इसके बारे में सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है, क्योंकि हम जो कहेंगे वो आरोप माना जाएगा। हमारा मानना यह है कि सरकार की प्राथमिकताओं में आम जनता की, किसानों की क्रय शक्ति की बजाय कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा है। इसलिए वो उनके मुनाफों में किसी तरीके की कटौती नहीं करना चाहती, और इसलिए वो ऐसा कोई भी सरकारी खर्चा सरकारी खजाने पे बोझ नहीं डालना चाहती जिस बोझ में से कॉरपोरेट्स की किटी कम हो। दूसरे नंबर का सवाल जो आपने किया, मैं आपको केवल एक प्रामाणिक जानकारी देना चाहता हूं कि उस 30 वर्षों के शासनकाल में, इस डिबेट के बाद आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा पूर्वी राज्य था जहां पर किसानों ने आत्महत्या नहीं की। उसकी वजह ये थी कि वहां न केवल खरीदी का तंत्र, वहां न केवल सामान्य कीमतें दूसरे राज्यों बिहार, उड़ीसा की तुलना में अधिक थी, बल्कि वहां पर दूसरी भी मदद की गई थी, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के बंदोबस्त किए गए थे कि आप अगर टमाटर बना रहे हैं, उसकी कीमत अगर नहीं मिल रही है, तो हर 15-20 पंचायतों के बीच में एक टोमेटो केचप बनाने का कारखाना होगा, आलू के चिप्स बनाने का, मतलब प्रोसेसिंग के कारखाने हो गए। और आज की तारीख में जो एकमात्र सरकार हमारी वामपंथियों की चल रही है, वहां पर हम धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं 2,850 रुपया क्विंटल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान को 1,200 रुपया भी नहीं मिल पा रहे हैं। वास्तव में हम 2,850 रुपए क्विंटल गारंटीड देते हैं। इसलिए ये बात नहीं है कि हमने केवल कोरे गाल बजाए हो, लेकिन एक बात समझने की है कि देश में एक जैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी की राज्यों में भी वो लागू होगा। और जहां तक आपने तीसरी बात कही थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने ये कहा था कि हम लिखित में ये वचन देने के लिए तैयार है कि एमएसपी है और एमएसपी कायम रहेगा। उस वक्त हमने ये कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से चाहिए। अगले दिन प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि इस बार जो हमने कीमतें घोषित की हैं वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से भी कुछ फसलों के मामले में 10-15% ज्यादा घोषित किए हैं। तो ये तो कॉपी पे कैलकुलेशन करके हल होने वाला प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं कि स्वामीनाथन आयोग से ज्यादा वो दे रहे हैं, तो ठीक है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से कानून बना देते हैं। बाध्यकारी कानून की मांग हमारी है, और उसकी वजह यह है कि केवल कागज पर लिख देने से काम नहीं चलेगा। जब आप उसको बाध्यकारी कानून बनाएंगे तो उससे कम पर खरीदारी अगर होती है तो वो एक दंडनीय अपराध होगा, जिसकी वजह से किसान को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बादल सरोज जी इस बात पर कायम है कि ये संभव है और ये होना ही चाहिए। पर मेरे साथ में ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, गुरदीप जी के पास मैं इसके बाद जाना चाहता हूं, क्योंकि ब्रजमोहन जी से समझना चाहता हूं, वह न केवल भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के कृषि मंत्री लंबे समय तक रहे हैं, और बतौर कृषि मंत्री उनके दौर में धान की खरीदी एक रिकॉर्ड खरीद के रूप में दर्ज होती थी। उनसे समझना चाहते हैं कि ये एमएसपी की गारंटी देने के संदर्भ में सरकार बचना क्यों चाहती है। वो सरकार जो चुनाव लड़ते वक्त पार्टी के नेताओं की शक्ल में ये कह रही थी कि मौका हमें दीजिए, किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं ब्रजमोहन जी, आंकड़े बताते हैं लागत जरूर दुगने होने के कगार पर आ रही है। आपसे समझना चाहते हैं व्यवहारिक रूप से दिक्कत क्या है। देखिए हिमांशु जी, पूरे देश में अगर आप देखेंगे कि एमएसपी पर जो मटेरियल खरीदा जाता है वो पूरे देश में मुश्किल से 5 या 7 राज्य हैं जी जो पूरा जिन्स को खरीदते हैं जी। बाकी राज्य इसको नहीं खरीदते हैं जी। आज पूरे देश की जितनी जिन्स खरीदी जाती है उसका 70 से 80% जो है वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीदा जाता है जी। पहले तो इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे देश में राज्य सरकारें इसको क्यों नहीं खरीदती जी। आखिर पूरे देश की राज्य सरकारें इसको खरीदने अगर लग जाए तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के समय पर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें हैं, अगर आपको याद होगा तो आज से 2 साल पहले जब केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाई तो एमएसपी में 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक एमएसपी को बढ़ाया था और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसके अधिकांश बिंदुओं को लागू किया है। और एमएसपी के मामले में बादल सरोज जी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी रिकमेंड करती है कि इसकी लागत इतनी है और इसके आधार पर इसका मूल्य तय होना चाहिए और उसी के आधार पर उसका मूल्य तय होता है। जब एमएसपी की
गारंटी केंद्र सरकार इस रूप में देने को तैयार है कि हम लिखित में दे देते हैं और इसके ऊपर में एमएसपी पर आज भी खरीदा जा रहा है। पिछले सालों की तुलना में लगभग 20% बढ़कर एमएसपी में गेहूं और धान खरीदा गया है। अगर केंद्र सरकार लिखित में इसके आदेश जारी कर रही है तो उसके बाद में इस बात की जिद करना, देखिए ये पूरे बाजार के आज की स्थिति भी है कि छत्तीसगढ़ में जो गर्मी का धान है या मध्य प्रदेश में गर्मी का धान है उसको नहीं खरीदा जाता है, यूपी में भी नहीं खरीदा जाता है, पंजाब में भी नहीं खरीदा जाता है। तो जो गर्मी का फसल है उसको एमएसपी पर कोई खरीदता नहीं है जी। आज छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, आंध्रा से तस्करी होकर धान यहां पर आ रहा है। तो एमएसपी आप प्रतिबंधित कर किसानों का फायदा नहीं करेंगे कानून बनाकर, उससे नुकसान करेंगे। अगर उसके पूरे वर्ल्ड स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर अगर उसको रेट नहीं मिलेगा तो फिर उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा और हमारी जो पैदावार है वो सड़ जाएगी। मैं बीच में रोकता हूं विनम्रता पूर्वक, आपको समझना, आपसे ये चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो गारंटी है सरकार की ओर से कि अगर ये कीमत आपको बाजार में नहीं मिल रही है तो इस कीमत पर सरकार तो आपसे खरीदेगी ही। देश में खेती की स्थिति अच्छी नहीं है, किसान की स्थिति अच्छी नहीं है, हर राजनीतिक दल, हर सरकार ये बता रही है कि हम अगर समर्पित हैं, हमारी चिंता के केंद्र में कोई है, हमारे सरोकार अगर किसी के संदर्भ में है तो वो इस देश के किसान और मजदूर के संदर्भ में है। ब्रजमोहन जी, बहुत विनम्रता से आपसे समझना चाहता हूं, आप सबके सरोकार किसानी के लिए हैं, आप सबके सरोकार किसान के लिए हैं, तो एमएसपी को गारंटी के तौर पर देने से सरकारें बच क्यों रही है? क्या ऐसी व्यवहारिक दिक्कत है जिसके चलते आप लिखित में तो दे देंगे कि हम प्रावधान लागू कर रहे हैं, पर हम इसे दंडनीय अपराध नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि व्यापारी इससे कम में खरीद नहीं सकता है और कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार तो खरीदेगी ही। इसमें अड़चन क्या है? आपके पास में 20 साल से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव मंत्री के तौर पर है, थोड़ा तथ्यात्मक रूप से साझा कीजिए ना, दिक्कत कहां है? देखिए हिमांशु जी, आप चाहते हैं कि नहीं कि सड़कें बने, आप चाहते हैं कि नहीं कि स्कूल बने, आप चाहते हैं कि नहीं कि बस स्टैंड बने, आप चाहते हैं कि नहीं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विकास के काम हो, लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लोगों को घर में पानी मिले। अगर हम देश की बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे काम में लगा देंगे जिससे कि पूरे देश का विकास रुक जाएगा, तो विकास के आज के समय पर यह कैलकुलेशन, मुझे लगता है कि एक्चुअल कैलकुलेशन अगर आप करना चाहेंगे तो 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये तो एक एस्टिमेटेड है, इससे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार को इस पर खर्चा करना पड़ेगा। अगर इस पर वो खर्चा करती है और इसमें हमारी खपत नहीं होती है और ये हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता है, अगर विदेशों में इसको रेट कम होंगे तो ऐसी स्थिति में पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरे देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरे विकास के काम रुक जाएंगे। आज के समय पर हमको जब इंटरनेशनल ग्लोबली मार्केट के मामले में देखना है, क्योंकि आज भी अगर आप अनाज की भी बात करें तो अनाज भी आजकल वर्ल्ड लेवल के मार्केट के बेस पर तय होता है। वो जमाना समाप्त हो गया कि रायपुर में क्या रेट में मिलना है, दिल्ली में क्या रेट में मिलना है, बंबई में क्या रेट में मिलना है, ये अलग होता था। आजकल तो सिर्फ वायदे के सौदे होते हैं और उसके आधार पर पूरा लेन देन हो जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की स्थिति में आज के समय पर कोई भी सरकार इसको कानून बनाकर लागू नहीं कर सकती। इसको जब केंद्र की सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है कि हमारी जो एमएसपी की नीति लागू है उसको हम लागू रखेंगे, तो मुझे लगता है कि किसी सरकार के ऊपर में अविश्वास करना, ये तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का एक सोचा समझा साजिश है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा तीनों कानून को वापस लेने के बाद, बड़प्पन दिखाने के बाद, बड़ा दिल दिखाने के बाद भी, और कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो। और अगर प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एमएसपी के मामले में हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी के सामने सभी पक्षों को, राज्य सरकारों को भी सुनेंगे, वैज्ञानिकों को भी सुनेंगे, किसानों को भी सुनेंगे, तो इसकी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से किसानों की चिंता कर रहे हैं, चाहे उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का मामला हो, चाहे सपोर्ट प्राइस पर माल खरीदने का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मामला हो, चाहे फसल बीमा योजना का मामला हो, तो सभी मामलों में किसानों को प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना के माध्यम से 6,000 रुपए देने का मामला हो, तो जब सब चीजों की चिंता कर रहे हैं,
आज आप राज्यों की भी स्थिति देख रहे हैं कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में धान खरीदने के कारण पूरे विकास के काम ठप हो गए। तो जो छत्तीसगढ़ की स्थिति हुई है वो क्या पूरे देश की आप करना चाहते हैं? खाली जब आप लोग चर्चा करते हैं तो एक विषय की चर्चा करते हैं, उससे देश के इकोनॉमी में क्या अंतर पड़ेगा, देश के विकास में क्या अंतर पड़ेगा? क्या यहाँ देश के लोगों को सड़क नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए? इन बातों की भी जब हम चिंता करते हैं तो हमको सब बातों के ऊपर में सोचकर बात करना चाहिए। अब सरकार में बैठे हुए लोग बहुत सारी चीजों को बोल नहीं पाते हैं, परंतु मुझे लगता है जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देश की इकोनॉमी को जानते हैं, उनको वास्तविक बात बतानी चाहिए और वास्तविक बात लोगों को समझानी चाहिए। इसीलिए तो ब्रजमोहन जी आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इसीलिए तो आपसे यह सवाल किया था कि आप उसके पहलुओं पर दृष्टि डालें, एक तरफा बात कहाँ कर रहे हैं। और इसीलिए आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, उसके बाद गुरदीप सप्पल जी के पास चलना चाहता हूं। जब इतनी बड़ी जीवन की वास्तविकताओं को, सरकार की दुश्वारियों को ब्रजमोहन जी आप जैसा सुधीर राजनेता जानता है, आपकी पार्टी के और भी राजनेता जानते होंगे, तो फिर ये वायदा क्यों कर देते हैं 2017 में कि अगले 5 साल में किसानों की आय दुगनी कर देंगे? आप तो स्वयं व्यवहारिक आदमी हैं, जननेता हैं, आप जैसे जननेता बड़े दुर्लभ हैं। कि आपको नहीं पता है कि खेती के अंतर्गत आय तो दुगनी नहीं हुई, पर पिछले कुछ समय में जैसी कीमतें बढ़ी हैं, चाहे वो खाद की हो, चाहे बीज की हो, चाहे डीजल के संदर्भ में हो, लागत जरूर दुगनी कर दी। कुछ चिंता है ब्रजमोहन जी आपको उन लोगों के संदर्भ में जिन लोगों के साथ आप घिरे रहते हैं, जो लोग आपकी जयकार करते हैं, वो किस परेशानी का सामना कर रहे हैं? हिमांशु जी, चिंता है। और अगर आप आज देखना चाहेंगे तो पिछले 7 सालों में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है जी। और आज देखेंगे तो आज गांव में कभी मोटरसाइकिल नहीं होती थी, गांव में आज कार पहुंची है, गांव में आज जीप पहुंची है जी। किसान अपनी फसल बेचने के बाद आज अपने बच्चों को किसान आज पूरे देश के किसी भी विदेशों में भी पढ़ने के लिए भेज रहा है। तो किसान की आय बढ़ी है जी। और उसको दुगना करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना के माध्यम से। और हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजनीति के कारण जो अच्छी योजनाएं हैं, ये 3 विधेयक भी हैं, अगर ये विधेयक लागू होते हैं तो आज छत्तीसगढ़ में 40 लाख किसान हैं। 40 लाख किसानों में से धान बेचता 21 लाख किसान जी। तो बाकी जो 29 लाख किसान है वो कहां चले गए? 19 लाख किसान कहां चले गए? वो 19 लाख किसान कोचियों को सस्ते में धान बेचने को मजबूर होता है जी। तो किसानों की चिंता अगर हमको करनी होगी तो समग्र रूप से करनी होगी। आज वो तो 1200 रुपए में भी धान बेच रहा है, 1300 रुपए में भी धान बेच रहा है। तो ब्रजमोहन जी का ये कहना है कि इतनी समृद्धि आ गई है, जहां मोटरसाइकिल नहीं पहुंचती थी वहां कार पहुंच रही है, बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, और शायद इसी से अभिभूत होकर देश भर के किसान सरकार का सम्मान करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, पर सरकार है कि उन्हें दिल्ली में घुसने भी नहीं दे रही है। पर गुरदीप सप्पल जी आपके पास आता हूं, ब्रजमोहन जी ने कई सारे पहलुओं पर दृष्टि दी, आपसे समझना चाहता हूं, आपके माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आज पत्र लिखा है किसानों को, और उसमें यह बताने की चेष्टा की है कि अभी आपको टिके रहना है, एमएसपी का कानून बनवाना है। सब आपसे जानना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ में, जो पार्टी एमएसपी का प्रावधान लेकर आई, उसके बाद भी जिस पार्टी ने 30 साल 40 साल इस देश पर राज किया, जिसके दौर में 10 साल तक स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें धूल खाती रहीं, वो आजकल सड़क से लेकर ट्विटर तक और फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक जोर शोर से बता रही है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाना ही है, इसके बगैर रुकना नहीं है। थोड़ा रोशनी देंगे, ये ज्ञान चक्षु आपके विपक्ष में आने के बाद ही क्यों खुले? अगर आपने अपने दौर में ये काम कर दिया होता तो इन किसानों को इतनी परेशानी नहीं होती। गुरदीप सप्पल जी, कोई आत्मग्लानि है आप लोगों के अंदर कि आपने समय रहते इस देश के किसान, इस देश की किसानी के लिए काम नहीं किया, और ये तकलीफ आपकी ही देन है? पहले तो अग्रवाल साहब ने जो मुद्दे उठाए उसका जवाब 2 मिनट में दे दूं आपको, फिर आपके सवाल का जवाब भी दूंगा जी। अग्रवाल साहब जब ये बोलते हैं कि सिर्फ हरियाणा में, पंजाब में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीदी होती है और बाकी राज्यों में राज्य क्यों नहीं करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि बीजेपी पिछले 25 साल में 15 साल केंद्र में राज कर चुकी है और बहुत सारे राज्यों में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश 20 साल, 22 साल, 15 साल राज किए। इन्होंने उस एरिया में कोई काम नहीं किया। ये अपनी कमी को स्वीकार रहे हैं, किसी और की नहीं स्वीकार रहे हैं। दूसरी बात, ये भी बात सच है जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बात पे यकीन करना चाहिए, वो सबसे कंसल्ट करेंगे,
लोगों से राय मशवरा करेंगे और फिर एक विचार पे पहुंचेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि ये प्रक्रिया यूपीए के टाइम पे चली थी, बाकायदा मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी जिसने सब एक्सपर्ट से बात की थी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात की थी। उस कमेटी के अध्यक्ष जो थे, चेयरमैन, वो नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उस कमेटी में उन्होंने, मोदी जी ने जो रिपोर्ट मनमोहन की एमएसपी का कानून बनना चाहिए, ये मोदी जी ने मांग की थी, सबसे सलाह मशवरा करके पीएम बनते ही वो इसको भूल गए हैं। तीसरी बात जो है, जो पैसा कहां से आएगा, ये सब सवाल देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर से जब आप बातचीत करते हैं तो आप फिक्की से, एसोचैम से, कॉर्पोरेट लीडर से सलाह मशवरा करते हैं, फिर तय करते हैं उनको क्या टैक्स रियायत देनी है, क्या उनके लिए पॉलिसी आनी है। लेकिन इस सरकार की जो प्रॉब्लम है, कल मोदी जी के जो भाषण में भी प्रॉब्लम नजर आई, वो ये नहीं थी कि हमसे कुछ गलत हुआ, वो ये थी कि हमने ठीक किया, हम केवल प्रचार नहीं कर पाए। हमारे प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक जो होते हैं ना, वो प्रचार में फेल हो गए। हमारी तपस्या प्रचार की थी, हम तपस्या में फेल हो गए। लेकिन जितने किसान, करोड़ों किसान जो सड़क पे बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि मालूम उनको क्या चाहिए। उनका कोई विजडम नहीं है, उनकी कोई समझदारी नहीं है। हमें मालूम है कि उनको क्या चाहिए और वो उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये बात वो कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं बोलते हैं जी, ये बात वो किसानों से बोलते हैं, और यहां पे प्रॉब्लम है। अब आपने जो सवाल पूछा कि कांग्रेस ने एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में झांकने की जरूरत है। एमएसपी 60 के दशक में आई, 1967 में। उस वक्त देश की हालत क्या थी? 45 करोड़ पॉपुलेशन थी, हमारे पास खाने के लिए नहीं था। इवन गेहूं भी जो है, सड़ा हुआ गेहूं मजबूर हुए थे हम अमेरिका से मंगाने पे, PL 480 जी। और तब कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा जी की सरकार ने हरित क्रांति का एक प्रारूप तैयार किया था, और उसके बाद वो जो क्रांति शुरू हुई देश के अंदर, तो आज भारत जो है वो दालों में नंबर 1 है, प्रोडक्शन में, दालों में। यही नहीं, वो दूध में नंबर 1 है, वो जूट में नंबर 1 है, वो चावल में नंबर 2 है दुनिया में, वो गेहूं में नंबर 2 है, वो गन्ने में नंबर 2 है, वो मूंगफली में नंबर 2 है, वो मसालों में नंबर 2 है, वो सब्जियों में नंबर 2 है, वो कॉटन में नंबर 2 है। यानी कि भारत इतना बड़ा मुल्क हो गया, हमारे यहाँ इतना उत्पादन अब होता है कि हम पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। प्रति व्यक्ति गेहूं की उपलब्धता जो 1965 के आसपास थी, हिमांशु जी, वो आज बढ़कर 3 गुना हो गई है, जबकि आबादी इस दौर में 4 गुना हो गई है। यानी 12 गुना आपका गेहूं का उत्पादन बढ़ा है इस बीच में। आप इस बात को समझिए। तो ये अपने आप तो हो नहीं गया था जी। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आप इसके लिए पूरा एक सरकारी योजना बनी थी, पूरे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का नेटवर्क बना था, सरकारी बैंकों का अधिग्रहण करके फाइनेंस की सुविधा दी गई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बने थे, उस बेस पे ये हुआ था। और मैं इसको बता दूं आपको कि 70 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट देश में है आज की तारीख में, 70 यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की। मोदी सरकार के टाइम पे एक बनी है सिर्फ जी, बाकी सब कांग्रेस के टाइम पे बनी है। इवन मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 28 बनी थी। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं देश में ICAR के, वो 65 हैं। मोदी जी के टाइम पे केवल 1 बना है, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम में उसमें 9 का इजाफा हुआ, क्योंकि मोदी सरकार को यह मालूम नहीं है कि खेती को कैसे मजबूत करना है। बातें तो बहुत करते हैं। बहरहाल अब सवाल यह है कि पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उससे किसानों की हालत सुधरती गई। जो ये बोल रहे हैं ना कि आज किसानों के पास मोटरसाइकिल है, कारें हैं, पैसा है, उसमें MSP का रोल भी है, उसमें बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी का रोल भी है, उसमें एलाइड सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है, मिल्क क्षेत्र में, ब्लू रेवोल्यूशन जो हम कहते हैं, उसमें ग्रोथ हुई, तो किसान अमीर हुआ। लेकिन अब एक सैचुरेशन आ गया, देश के भंडार बढ़े हुए हैं, और ये अब की बात नहीं है, पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं। देश के भंडार बढ़े हुए हैं, खाने वाले लोग कम है, उत्पादन ज्यादा है, तो किसान की जो वैल्यू है उसको देने वाला कोई बचा नहीं। इसलिए यूपीए के टाइम पे इसका सॉल्यूशन निकाला गया था। कहा कि आपके जितने भी भंडार भरे हुए हैं उसको पब्लिक को दीजिए। फूड सिक्योरिटी बिल लाए, बोला कि देश की 2/3 आबादी को आप सस्ता अनाज 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में अनाज बांटिए। उस अनाज को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगा और उस माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी। पहले तो मोदी जी आए, उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल को ही किनारे कर दिया। जो फूड सिक्योरिटी बिल 80 करोड़ लोगों को देना था, उसको 20 करोड़ पे लेके आ गए, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आया कि कंजम्पशन कैसे बढ़ानी है। कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे तो इतनी जो उत्पादन बढ़ रही है, वो उत्पादन बढ़ना अब एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया था। दूसरी बात, जब उत्पादन बहुत बढ़ गया, अब हम अंधाधुंध तो रेट बढ़ा नहीं सकते हैं,
क्योंकि वो रेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, आम आदमी को खाना खाना है। अब ये तो है नहीं किसानों को बहुत ज्यादा पैसा आप देते रहेंगे और खाना आम आदमी का महंगा होता रहेगा, तो बैलेंस बनना है। तो बैलेंस दुनिया में कैसे बनता है? सब्सिडी से। अमेरिका में आज करीब $20 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडी है। पूरे यूएस में 90% सब्सिडी दी जाती है। क्यों दी जाती है? किसान को, ताकि किसान को उसकी वैल्यू मिले और जनता को खाना सस्ता मिले। हमारे यहाँ इस पे काम नहीं किया इन्होंने, पिछले 7.5 साल हो गए हैं, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। आप सब्सिडी की बात को बुरा मानते हैं क्योंकि WTO का, वर्ल्ड बैंक का दबाव है कि आप सब्सिडी खत्म कीजिए, और इसलिए ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये समग्र रूप से नहीं दिख रहे। आज जो वक्त आ गया है कि सब्सिडी के मार्फत आप किसानों को मदद कीजिए। मदद करने के लिए आप MSP को कानूनन दर्जा दीजिए, ताकि जो किसान ने इतनी मेहनत करके देश को दुनिया में नंबर 1 बनाया, अब उसका फायदा उसको मार्केट प्राइस से नहीं मिलेगा, अब उसका फायदा उसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मिलेगा। वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आज जरूरी है। ये पहले तरीके दूसरे थे। पहले कांग्रेस की सरकारों ने जमीन तैयार की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, रिसर्च बढ़ाई, लोगों का उत्पादन बढ़ाया। अब जरूरी है इस वक्त आके। सपोज मैं बीच में रोकना चाहता हूं। आपने बहुत धारा प्रवाह तरीके से अपनी पार्टी की उपलब्धियों को और बचाव को करने की कोशिश की हमारे साथ। ये आपसे सवाल ये कि स्वामीनाथन आयोग किसके दौर में बना था, उसकी सिफारिशों के साथ में आप कितने समय तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? आप आज के लिए बोल रहे हैं, आज जरूरत है MSP की गारंटी की, पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के साथ में 6 साल 8 साल कौन जना धूल चढ़वाता रहा? वो गुरदीप सप्पल जी आपकी पार्टी थी। कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जैसा कुशल अर्थशास्त्री निजी तौर पर इस राय के साथ था कि यह शायद व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जो काम मनमोहन सिंह जैसा कुशल अर्थशास्त्री अंजाम नहीं दे पाया, अब आप चाहते हैं ये सरकार उसको अंजाम दे दे। क्यों? मेरा आपसे सवाल है, स्वामीनाथन रिपोर्ट में कितनी रिकमेंडेशन थी हिमांशु जी? जी 201 रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन आयोग की। 201, 175 मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मान ली थी जी। 201 में से 175 जी। ये कहना गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। नहीं गुरदीप सप्पल जी, यही तो मूल बात है। जिस सरकार ने 201 में से 175 सिफारिशें मानी, ये गुरदीप सप्पल जी स्वयं ऑन रिकॉर्ड इस कार्यक्रम में बोल रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिन 26 रिकमेंडेशंस को, जिन 26 अनुशंसाओं को नहीं माना जाना चाहिए कि उन जैसा कुशल अर्थशास्त्री ये महसूस करता था कि व्यवहारिक नहीं है, ये युक्ति संगत नहीं है, इन्हें प्रभावी करना देश हित में नहीं है। आप अपनी ही सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को आज क्यों खारिज कराना चाहते हैं? केवल इसलिए क्योंकि ये सरकार जरा मुश्किल में दिखाई दे? क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन गलत है जी। जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, यूपीए सरकार में जो सरकारी लेवल पे रिकमेंडेशन मानी जा सकती थी वो मानी गई जी। उसके बाद जो मैंने अभी कमेटी का जिक्र किया जी, जिसके एक कमेटी के चेयरमैन खुद मोदी जी थे जी, ये तमाम कमेटियां क्यों बनाई गई थी जी? ये तमाम कमेटियां इसलिए बनी थी, उस वक्त APMC के मॉडल रूल आए थे जी 2007 में, तमाम कमेटियां बनी थी, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक प्रक्रिया शुरू हुई, प्लानिंग कमीशन इन्वॉल्व था, और जैसे जैसे वो प्रक्रिया पूरी हो रही थी, जैसे जैसे रिकमेंडेशन आ रही थी, वैसे वैसे वो उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही थी। ये मोदी जी की सरकार नहीं थी ना कि मोदी जी को आज लगा कि 3 कानून बनाने हैं तो बना दिए, आज लगा वापस लेने ले लिया। कोई कैबिनेट का मतलब नहीं, देश में किसी की सलाह का मतलब नहीं, वो जो करें वो सही। ऐसा तो सरकारें नहीं चलती हैं। इस चरण में एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मुझे राजकुमार सिंह जी के पास जाना है क्योंकि हमारे पास समय की अपनी सीमितता है। आपने स्वयं इस कार्यक्रम में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी ने यह प्रस्तावित किया था कि MSP पे गारंटी का कानून बनना चाहिए। यह आपने ही बताया, फिर भी आपकी सरकार ने कानून नहीं बनाया, क्यों? उसका कारण है, उस कानून को बनाने के पहले फूड सिक्योरिटी बिल क्यों बनाया, यही तो मैं आपको बता रहा था जी। आप MSP का कानून बताएंगे और आप कंजम्पशन पे काम नहीं करेंगे, आप उसका स्ट्रक्चर जो सरकार खरीद के कहां रखेगी? जो फूड सिक्योरिटी का कानून बना, फूड सिक्योरिटी बिल को आने के बाद भी आपने सरकार 2-3 साल आराम से चलाई, पर आपने MSP का कानून बनाने का कोई काम किया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, अगले चरण में फिर आऊंगा गुरदीप जी आपसे बात करने के लिए। लेकिन राजकुमार सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, वाकई इस समय जो देश के राजनीतिक दल हैं, जो भाजपा विरोधी राजनीति के तहत अभियान चलाए हुए हैं और आंदोलनरत किसान हैं,
उनकी ये मांग एमएसपी की गारंटी के संदर्भ में कितना जायज कितना नाजायज, ये आपसे एक सवाल। और दूसरा जानना ये चाहता हूं कि क्या आप महसूस करते हैं कि 3 कानूनों की वापसी लेने के संदर्भ में पहले विलंब कर गए देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार, और बाद में इन कानूनों को वापस लेने के फैसले के तरीके में जल्दबाजी कर गई सरकार और इसीलिए मामला उलझा हुआ है? मैं आपकी जो आखिरी टिप्पणी है उससे सहमत हूं जी कि आखिरी बातचीत किसानों के बीच और सरकार के बीच 23 जनवरी को हुई थी। जी 23 जनवरी से 19 नवंबर के बीच बैक चैनल टॉक चलती रही। जी ऐसी कोई गंभीर बातचीत, कोई गंभीर संवाद किसी एजेंडा को लेकर के नहीं हुआ जिससे सरकार का मन या सरकार की परिस्थितियां बदली हों। जी दूसरी बात, यह बात आपकी अपनी सही है कि अगर प्रधानमंत्री कानून वापसी की घोषणा से पहले अगर कोई संवाद की प्रक्रिया शुरू कर लेते या किसान संगठनों को उसमें शामिल कर लेते तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती कि आपने कानून वापस लेने का फैसला भी सुना दिया और किसान कह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हो सकता है स्थिति थोड़ा सा अलग होती, हो सकता है आप थोड़ा 2 दिन का समय और ज्यादा ले लेते जी। लेकिन अब आप आते हैं एमएसपी के सवाल पर। जी हिमांशु जी, मुझे कई बार बड़ा तकलीफ होती है कि जिस देश के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी पढ़ा, सफल जी बैठे, सब लोग यहाँ बैठे हैं, कृषि प्रधान देश जी, उस देश में आजादी के 7 दशक बाद कृषि क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा, किसान की ऐसी बदहाली। तो अगर कोई ये कहता है कि हमने सब कुछ किया और हम सच्चे किसान स्थिति हैं, बाकी लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी वैचारिक राजनीतिक बेईमानी दूसरी हो नहीं सकती जी। उदाहरण के लिए एमएसपी क्या है? एमएसपी कोई मेहरबानी है किसान पर? एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी। मैं उदाहरण के तौर पर इसको इस तरह कहना चाहूंगा कि जैसे कोई गंभीर हालत में मरीज होता है, आईसीयू में, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है, वो स्थिति इस देश के किसानों के कृषि की है कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ताकि किसान सर्वाइव कर सके जी। भाई 7 दशक बाद यह स्थिति क्यों है? ऐसा नहीं कि 7 दशकों में देश ने तरक्की नहीं की, हमने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु शक्ति बन गए, हमने 10 महीने में 11 महीने में कोरोना की वैक्सीन भी बना ली। तो यह कहना कि देश कर नहीं सकता, देश के पास संसाधन नहीं है, सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का है जी। इसके पीछे जो मूल कारण मुझे नजर आता है, चाहे 1947 से 77 तक पावर में रही लगातार कांग्रेस हो, या उसके बाद बीच बीच में आने वाले अन्य दल रहे हो, या पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी, और उससे पहले 4.5-5 साल भारतीय जनता पार्टी। सवाल सिर्फ यह है कि कथनी और करनी का अंतर है। जब आप किसान का वोट लेने जाते हैं तब आपके एजेंडा में किसान होता है, उसका वोट लेने के बाद सरकार बन जाती है तो आपके एजेंडा में कारपोरेट होता है। और आप आंकड़े देख लें, किसान, अभी गुरदीप सप्पल जी भी कह रहे थे, ब्रजमोहन जी ने कहा, एमएसपी की परंपरा प्रक्रिया शुरू हुई 1967 में जी। किसान आपके पास नहीं आया था, देश संकट में था, देश भुखमरी की स्थिति में था, तब देश की सरकारों ने कृषि वैज्ञानिकों को शामिल किया, किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो उपज बढ़ाएं, और वो उपज जिन क्षेत्रों में बढ़ी, आज कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा खरीद वहां होती है। अरे भाई, उन क्षेत्रों ने आपकी हरित क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान दिया जी। तो उस योगदान का उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि दंड मिलना चाहिए। अब 1967 में एमएसपी शुरू होती है, किसान के समर्थन के लिए होती है कि किसान आश्वस्त रहे कि वो जो उपज पैदा कर रहा है वो एक उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी, खरीदी जाएगी। उसके बाद सरकारों ने सिस्टम शुरू किया, और ऐसा नहीं कि किसान पे कोई मेहरबानी की। हमारे देश में 2/3 के आसपास का आंकड़ा लगभग शुरू से रहा है गरीबी का जी। तो गरीबों को सस्ते दर पर अनाज मिल जाए, 2 वक्त का भोजन मिल जाए, उसके लिए आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस शुरू किया। तो आप जो खरीद करते हैं वो इसलिए नहीं करते सिर्फ कि किसान को राहत दे रहे हैं। उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो गरीब आदमी है, जिसकी क्रय शक्ति नहीं है, बाजार की दर पर नहीं खरीद सकता, उसको आप सस्ती दर पर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 1967 से लेके 2021 तक आपने
आपको मालूम था कि उपज बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, चाहे कृषि वैज्ञानिकों के जरिए हो या किसानों के जरिए हो या एमएसपी के सिस्टम के जरिए हो या पीडीएस के जरिए हो। तो क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था 1967 से लेकर 2020-21 तक सोची कि जो हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है उसको बाजार कैसे मिलेगा? किसान उत्पादन कर सकता है, लेकिन किसान के पास भंडारण की सुविधा नहीं है जी। और ये भंडारण की सुविधा जो कोल्ड चेन की बात होती है, कोल्ड स्टोरेज चेन की, दूसरी चीजों की, वो करने की जिम्मेदारी सब सरकारों की थी। मुझे याद पड़ता है, सप्पल जी को भी याद होगा, कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, संसद में घोषणा हुई थी कि हम बड़े पैमाने पर कोल्ड चेन का निर्माण करेंगे। कितनी कोल्ड चेन बनी है आज? अगर वो बन जाती तो किसान पर यह दबाव नहीं होगा कि आज खलिहान से फसल तैयार होकर आई है तो मुझे इसको जल्दी से जल्दी बाजार में बेचना है। आज किसान की बड़ी समस्या यह है कि वो इंतजार नहीं कर सकता जी। अब उसकी फसल, कई फसलें ऐसी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती जी। तो आपको औने पौने दाम पर बाजार में बेचनी पड़ती है। दूसरी बात, फिर मैं बात आता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन मैं एक टिप्पणी और करना चाहता हूं हिमांशु जी, मुझे लगता है शायद आप सहमत हो, बाकी लोग ना हो, कि जो बार बार बात कही जाती है कि देश कैसे, इसको इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी। अरे भाई, इकोनॉमी की दिशा तो आपने बदली है। आप बताइए कि 1991 के बाद चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये सारी की सारी सरकारें बाजार की अर्थव्यवस्था से संचालित हैं जी। इनकी चिंता में, इनके सरोकार में कॉर्पोरेट है, किसान नहीं है, गरीब नहीं है, मजदूर नहीं है। आप 2009 का चुनाव आने से पहले वोट बैंक की खातिर लाखों करोड़ का कर्ज माफी पैकेज ला सकते हैं, ले आए, अच्छी बात है, जरूरत थी। आपने सोचा कि किसान कर्ज के जाल में फंसता क्यों है? एमएसएमई को राजकुमार जी, मैं माफी के साथ आपको इस टिप्पणी के संदर्भ में सवाल करना चाहता हूं। ये बात बड़ी आसानी से कर दी जाती है कि आम आदमी चिंता में नहीं है, कॉर्पोरेट चिंता में है। अगर आम आदमी चिंता में नहीं है सरकारों के, तो मनरेगा जैसी योजना क्यों देश में लागू की गई? ये मेरा सवाल है राजकुमार जी आपसे। भूख के संदर्भ में भोजन का अधिकार संबंधी कानून क्यों लाए गए? ये भी मेरा सवाल है। आज छत्तीसगढ़ में और तमाम राज्यों में 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो चावल या 1 रुपए किलो गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आम आदमी चिंता में नहीं है तो क्यों है? किसान सम्मान योजना के तहत, जिसका जिक्र अभी ब्रजमोहन जी कर रहे थे, उसके तहत 6,000 रुपए के आधार पर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। क्यों है? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे संयुक्त सरकारें हों, सबने आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो शुरुआत से की है, पर इन कोशिशों को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। और कॉर्पोरेट जगत के संदर्भ में हम लोग ऐसे बात करते हैं मानो वो हिंदुस्तान के लोग नहीं है, किसी और दुनिया के लोग हैं। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा जाती है हम लोगों की इस दृष्टिकोण के संदर्भ में? वो कॉर्पोरेट के माध्यम से कितने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे चेहरे पर जो ये चमक दिखती है, ये सूट, ये टाई, ये कोट भी दिखता है, इसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र का भी अपना एक योगदान होता है। उसके माध्यम से भी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, देश सांस लेता है। उस योगदान को हम सिरे से खारिज क्यों करना चाहते हैं? राजकुमार जी, आपसे सवाल है, क्योंकि आप जैसे जहीन पत्रकार ने ये टिप्पणी कर दी तो मुझे लगा कि मैं भी एक प्रति प्रश्न कर लूं विनम्रता के साथ। उम्मीद है आप अन्यथा नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात, थोड़ा समय दीजिए जी। देश के विकास में, समाज के विकास में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का योगदान होता है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। और अगर ये देश कृषि प्रधान रहा है तो इस देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान एक समय कृषि का रहा है जी। वो योगदान घटता गया, घटना भी था, परिवार बढ़ने थे, शहरों का विकास गांव में होना था। तो कहीं ना कहीं आपको वैकल्पिक रोजगारों की दृष्टि से जो औद्योगिकीकरण होना चाहिए था, जो आपने चंद शहरों तक सीमित रखा, वो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए था जी। वैकल्पिक रोजगार आप देते। हुआ क्या कि आपका पूरा का पूरा जो विकास का मॉडल है, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं लेकिन दृढ़ता से कह रहा हूं जी, ये पश्चिमी देशों से आयातित है जी। यूरोप का विकास मॉडल हिंदुस्तान में नहीं चल सकता जी। हमारे यहाँ श्रम शक्ति ज्यादा है, उनके यहाँ धन शक्ति ज्यादा है जी। उनके यहाँ मशीनीकरण चलेगा, हमारे यहाँ मिश्रित व्यवस्था चलेगी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां तक आपने कहा कि कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा योगदान, कौन इनकार करता है? कोई इनकार नहीं कर रहा
अगर औद्योगिकीकरण हुआ है और आज देश मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर कई क्षेत्रों में उभरा है, कॉर्पोरेट का योगदान है। लेकिन कॉर्पोरेट अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे क्यों नहीं आता है? कोरोना का काल का एक उदाहरण देख लीजिए। कोरोना काल में जीडीपी में सबसे ज्यादा संबल अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने दिया जी, और सरकार ने पैकेज किस क्षेत्र को दिए? दूसरी बात, इस कोरोना काल में गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लोगों के रोजगार गए, लेकिन कॉर्पोरेट का मुनाफा लगातार बढ़ा जी। भाई कौन सी जादुई छड़ी है? अगर मुनाफा बढ़ रहा था तो सरकार के पैकेज की उनको जरूरत क्यों थी? जी। मेरा कॉर्पोरेट से कोई एलर्जी नहीं है, कॉर्पोरेट बहुत महत्वपूर्ण है, देश को आगे बढ़ना है। किसी भी आप हमेशा कृषि प्रधान नहीं रह सकते जी। आपको अपने विकास की दायरे बदलने भी पड़ेंगे, बढ़ाने भी पड़ेंगे, लेकिन मैं इस चर्चा को कृषि बनाम कॉर्पोरेट पे नहीं ले जाना चाहता राजकुमार जी। अपनी चर्चा को एमएसपी के संदर्भ में थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं, और ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जहां पर इस बात को छोड़ा था वहां पे इस बात को वापस पकड़ना चाहता हूं और उस बात को बादल सरोज से समझना चाहता हूं। ब्रजमोहन जी ने तार्किक रूप से कहा कि भाई एमएसपी के संदर्भ में अगर आप इतना जोर देंगे तो देश के विकास के संदर्भ में बाकी जरूरतों को पूरा कैसे किया जाएगा? बादल सरोज जी, आपकी आर्थिक समझ के हम लोग बचपन से ही कायल रहे हैं। ब्रजमोहन जी ने अनुभव के आधार पर मुद्दा उठाया है, आप जैसा कुशाग्र व्यक्ति मौजूद है। ब्रजमोहन जी की चिंताएं, ब्रजमोहन जी की जिज्ञासाओं के संदर्भ में आपके पास कोई जवाब है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों के बीच में साझा हो। देखिए, ब्रजमोहन जी की चिंताएं हम सबकी चिंताएं हैं। जहां तक देश को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सवाल है, ये राजनीतिक पार्टियों के चिंताओं से परे बात है, उनके विवादों से परे बात है। ये संभव है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अर्थव्यवस्था को अगर हम एक आयाम से देखते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि वो एक आयामी हो जाती है। हम अर्थव्यवस्था को अगर सर्वांग तरीके से देखते हैं कि लोगों की अगर आमदनी बढ़ती है तो वो देश की आमदनी बढ़ती है, उसका वो जो रिटर्न सर्कुलेशन होता है, वो जो वापस प्रवाह में आती है, वो वापस प्रवाह में आती है तो उससे देश का औद्योगिक विकास तीव्र होता है। ऐसी नीतियां 1930 में अमेरिका ने लागू की थी, जो वहां पर कहा गया था कि ये न्यू डील है जी, और उसी आधार पर उन्होंने सरकारी पैसे का निवेश करके लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाकर इस तरीके के हालात पैदा किए थे कि आज अमेरिका दुनिया की बड़ी शक्ति बना हुआ है। अभी भी उन्होंने किया। इस कोरोना काल में अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश ने भी 23% अपनी जीडीपी का खर्च किया और आज वो सस्टेन कर पाया। मैं हिंदुस्तान का एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। केरल में हमने सब्जियों के लिए भी एमएसपी की घोषणा की है जी, सब्जियों के लिए भी। और जैसा कि कहा जा रहा है, यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ हूं, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ हूं। राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं एमएसपी की दरों पर भुगतान करने की, उनकी आर्थिक सीमाएं जी। और नवोदारीकरण की नीतियां, जिनके बारे में राजकुमार सिंह जी ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यात किया है, उसके बाद उनकी आमदनी और सिकुड़ गई है। इसलिए वो काम बिना केंद्र सरकार की मदद के संभव नहीं है, क्योंकि सारा रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसके बावजूद भी केरल सरकार ने दिया। केरल की अर्थव्यवस्था बैठी नहीं, बल्कि वहां की मार्केट में एक नए तरीके का सर्कुलेशन आया। और अभी हम इंडिकेटर्स पे अगर जाते हैं तो अभी लेटेस्ट इंडिकेटर ये है कि केरल में कोरोना काल के बाद जो संकट आया था, उस संकट का सबसे कम असर वहां की जनता के जीवन पर देखा गया, तो केवल इसलिए कि लोगों की क्रय शक्ति को बचा कर रखा गया। मुझे लगता है कि इस सवाल पर एक अलग से ही डिबेट की आवश्यकता होगी। लेकिन बादल सरोज जी ने उदाहरण सहित हमें समझाया। दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां बादल सरोज जी के माध्यम से हुई। घोर कम्युनिस्ट विचारधारा के बादल सरोज जी ने उदाहरण देने के लिए अमेरिका को उदाहरण के तौर पर चुना। यह इस कार्यक्रम की उपलब्धि है कि बादल सरोज जी बता रहे हैं कि देखिए 1930 में अमेरिका इस संकट से किस तरीके से निकला। यह बादल सरोज जी को अपनी बात समझाने के लिए प्रयुक्त होना पड़ा। यह भी एक कार्यक्रम की उपलब्धि है। लेकिन ब्रजमोहन जी, मैं आपके पास में, उन्होंने केरल का उदाहरण दिया, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के उदाहरण के साथ बात करना चाहता हूं, जिस छत्तीसगढ़ की पहचान का एक बड़ा चेहरा ब्रजमोहन अग्रवाल रहते हैं। छत्तीसगढ़ गठन के बाद धान खरीदी जोगी सरकार के दौर से शुरू हुई। जब आपकी 15 साल सरकार रही तो उस धान खरीदी को आपने नए आयाम दिए। उस धान खरीदी ने इस क्षेत्र के किसानों को समृद्ध किया। इससे आपका इंकार नहीं हो कि आपके भाषणों में यह बार बार बताया जाता है। पर इसके बावजूद भी राज्य तरक्की किया, राज्य कहीं रुका नहीं, राज्य कहीं ठहरा नहीं, राज्य कहीं ठिठका नहीं। वर्तमान संकट के संदर्भ में जिस उदाहरण को आप देना चाहते हैं, तो उसका एक बड़ा कारण यह है
कि केंद्र में बैठी हुई सरकार वर्तमान राज्य सरकार की बोनस संबंधी नीति का विरोध करती है, किसानों को ज्यादा पैसा दिए जाने का विरोध करती है, इसलिए एक निश्चित सीमा से ज्यादा धान खरीदने के लिए तैयार नहीं होती है। आपसे समझना ये चाहता हूं ब्रजमोहन जी, जब 15 साल आप धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और उस पर बोनस की नीति पर चलते हुए भी प्रदेश को विकास की राह पर बनाए रख पाए, तो देश विकास की पटरी से उतर जाएगा। ये बात आप कह कैसे लेते हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा। आप तो स्वयं साबित किए हैं कि एमएसपी के बावजूद, एमएसपी से ज्यादा देने के बावजूद भी राज्य तरक्की कर सकता है। हिमांशु जी, छत्तीसगढ़ राज्य एक नया राज्य था, यहां पर विकास की संभावनाएं बहुत थी जी। अगर आपको याद होगा तो छत्तीसगढ़ राज्य जब बना 2000 में जी, तब उस समय 70,000 क्विंटल धान खाली एमएसपी पर खरीदा गया था जी। आज 110 लाख क्विंटल धान एमएसपी पर खरीदने की तैयारी है जी। और आपको मालूम है कि पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में ना एक ईंट रखी जा रही है, ना एक स्कूल खुल रही है, ना एक कॉलेज खुल रही है, ना कोई बिल्डिंग बन रही है, ना सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था की आप बात करेंगे कि जो राज्यों की दायित्व है कि हर किसी को साफ पानी मिले, अब वो साफ पानी के लिए केंद्र सरकार को काम करना पड़ रहा है। राज्यों का दायित्व वहां पर सड़कें अच्छी बने तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव को सड़कों को जोड़ा जा रहा था। केंद्र सरकार आजकल बहुत सारे ऐसे काम, लोगों के पास में घर हो, केंद्र सरकार हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध करवा रही है। तो ये जो स्थिति है, अगर मुझे लगता है ये खाली हमें औपचारिक बात करने से नहीं होगा। आप जरा, बहुत यहां पर विद्वान लोग बैठे हैं, जरा आप उनसे पूरे देश में कितनी एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम है, हर योजनाओं में कितने पैसे खर्च होते हैं, राज्यों को कितने मिलते हैं, कितना पैसा केंद्र सरकार के पास में आता है, और अगर एमएसपी पर पूरा खरीदना शुरू हो जाए तो ये छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है, उड़ीसा क्यों नहीं खरीदती? इसी को राजस्थान वापस विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल करता हूं, आप 2.5 साल पे बात क्यों करना चाहते हैं? आप 15 साल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपने तो स्वयं साबित करके दिखाया। आपने धान की खरीदी की, एमएसपी से ऊपर बोनस देकर की, इसके बाद भी आप ही हमें बताते हैं कि देखिए प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। जो बात बादल सरोज यहां कह रहे हैं कि अगर किसान के पास पैसा जाएगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो पैसा लौट के बाजार में ही आएगा और कुल मिला के आर्थिक रूप से खुशहाली आएगी। बादल सरोज जी जो उदाहरण अमेरिका का देकर बताना चाहते हैं, मैं आपके साथ आपकी उपलब्धि के रूप में साझा कर रहा हूं कि भाई छत्तीसगढ़ को उस तरक्की के साथ हमने देखा है, तो फिर इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने में ऐतराज क्यों है? भूपेश बघेल अगर आज मुख्यमंत्री बन गए और कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ मॉडल देश में लागू किया जाए, तो ब्रजमोहन जी को ऐतराज क्यों है? आपका मॉडल ही तो आगे बढ़ रहा है। हिमांशु जी, आपसे मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़, जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना उस दिन यहां का बजट 10,000 करोड़ था, आज वो बढ़कर 1,10,000 करोड़ हो गया। ये तेजी से विकसित होने वाला प्रदेश, आज पूरे देश में ऐसी स्थिति नहीं है जी। पूरे देश में ये स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश से, हम जब मध्य प्रदेश के साथ में थे तब हम सड़कों के लिए तरसते थे, स्कूल के लिए तरसते थे। पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या इतनी तेजी से बढ़ सकती है? क्या इतने सोर्सेज हैं? क्या इतने रिसोर्सेज हैं? क्या इतनी व्यवस्थाएं हो सकती है? किसी भी चीज को किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। आज राज्यों की हालत क्या है? आज राज्यों का 90% पैसा खाली तनख्वाह बांटने में या जो पूंजीगत व्यय में नहीं होकर, पूंजीगत व्यय में खाली 8% से 10% पैसा व्यय हो रहा है जी। जब राज्यों की ऐसी हालत हो रही है, अगर केंद्र ये करना शुरू कर देगा और केंद्र अगर देशव्यापी योजनाओं के लिए पैसा देना बंद कर देगा, तो क्या स्थिति होगी पूरे देश की? आज चिंता देश की हालत को लेकर बहुत ज्यादा है। उनका कहना है पहले जानिए तो सही, पैसा है कितना, किस्मत में कितना जा रहा है, उसके बाद इसके संदर्भ में बात कीजिए। गुरदीप सप्पल जी के पास में ये आंकड़े हमेशा ही रहते हैं, तो ब्रजमोहन जी के सवाल को अनुत्तरित नहीं छोड़ते हैं। उसका उत्तर लेने के लिए सीधे गुरदीप सप्पल जी के पास चलते हैं। और गुरदीप जी, ब्रजमोहन जी की चिंताओं के साथ में कुछ इत्तेफाक रखिए। उनका कहना है छत्तीसगढ़ के मॉडल को पूरे देश में नहीं लाया जा सकता। भले ही आपके मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कहते रहे कि पूरे देश में लागू कीजिए, संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ की प्रगति की जो संभावना है वो बाकी देश की प्रगति की संभावनाएं नहीं हो सकती, इतने पैसे की उपलब्धता नहीं। क्या कहना है गुरदीप जी? बस केवल मुझे इतना कहना है हिमांशु जी कि इस साल पूरी दुनिया को पता है कि भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है,
वो माइनस लगभग 8%, 7.7% पे आके अटकी थी, माइनस जी। और इसी पीरियड में छत्तीसगढ़ जो है 5% ग्रोथ पे रहा जी। जहां पूरे देश में इकोनॉमी डूब गई, छत्तीसगढ़ में फिर भी ग्रोथ 5% की दिखी, जो 5% की ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 5 साल से मोदी जी नहीं दिखा पाए जी। दूसरी बात, अगर हम डेफिसिट की भी बात करें कि पैसा होता नहीं है और पैसा खर्च कहां करें और सैलरीज में जाता है, उससे ऊपर है, छत्तीसगढ़ का 1% से भी नीचे है। तो ये अपने आप तो हुआ नहीं। अपने ये 2 फिगर काफी हैं कि घाटा देश के पूरे देश के मुकाबले लगभग 6 गुना कम है और जो ग्रोथ है वो मैं गुरु जी विनम्रता पूर्वक रोकना चाहूंगा, आप ब्रजमोहन जी की बात की पुष्टि कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी यही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक विकास की ओर बढ़ता हुआ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के हालात अलग है, नया प्रदेश बना, विकास की संभावनाएं बहुत थी, इसलिए यहां की मॉडल को आप पूरे देश के संदर्भ में लागू नहीं कर सकते क्योंकि बाकी राज्यों के ऐसे हालात नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ के उदाहरण के आधार पर आप पूरे देश में नहीं जा सकते। कुछ कहना है आपका इसमें? केरल का कर लीजिए, तमिलनाडु का कर लीजिए, आंध्रा का कर लीजिए, कौन मना कर रहा है जी। खाली एक छत्तीसगढ़ थोड़ी ग्रो किया इस पीरियड के अंदर, बहुत सारे राज्यों के परफॉर्मेंस अच्छी रही है। परफॉर्मेंस तो उन राज्यों की बुरी रही है जहां बीजेपी है, उत्तर प्रदेश की बुरी रही है, उनसे पूछिए, पूरे देश को नीचे खींच लाए हैं, बिहार की बुरी रही है। तो ये जो कहना है, ब्रजमोहन जी कुछ कह रहे हैं, एक बार ब्रजमोहन जी की बात सुनते हैं। ब्रजमोहन जी को आपत्ति है गुरदीप जी की बात में? जी ब्रजमोहन जी। ये केरल के मामले में बात कर रहे हैं। आज केरल की अगर जीडीपी इतनी अच्छी है तो केरल के लोग सबसे ज्यादा पूरे देश में और विदेशों में क्यों जाते हैं? केरल में आम आदमी को अगर लोन चाहिए तो 5 से 10% में मिलता है, जो छत्तीसगढ़ में 1% में मिलता है। केरल की भी बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं वो बहुत विकट परिस्थितियां हैं। सबसे ज्यादा पलायन केरल से है। केरल का बार बार उदाहरण दे रहे हैं। केरल की आधी आबादी देश के पूरे हिस्सों में बटी हुई है। सबसे ज्यादा लोग पलायन केरल से करते हैं, उसके बाद भी केरल की तारीफ कर रहे हैं, ये मुझे समझ से बाहर है। ब्रजमोहन जी इस उलझन को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे पास में बातचीत का समय सीमित है गुरदीप जी, इसलिए एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। क्या ये वर्तमान में समय एमएसपी के लिए जिद के साथ सड़क पर बैठने का है या एक समिति के माध्यम से कोई नई राह खोजने का? आपका विचार? हिमांशु जी, आगे की राह जो तय करेंगे वो किसान तय करेंगे। किसान नेताओं का नेतृत्व, कलेक्टिव नेतृत्व इस देश ने देखा है, किसी एक व्यक्ति का, एक पार्टी का नेतृत्व नहीं है। इस देश ने देखा अभी 1 साल में कि गांधीवादी तरीके से असहयोग आंदोलन चला के, अहिंसक आंदोलन चला के कैसे जीत हासिल की जाती है। वैसे आज तो पिछले हफ्ते की आपकी डिबेट से जुड़ता है ये टॉपिक। आज आरएसएस को और बीजेपी वालों को समझ में आ गया होगा कि देश से अंग्रेज अहिंसा के तरीके से कैसे भागे थे। जैसे मोदी जी झुक गए वैसे अंग्रेज भी झुके थे। तो वही तरीका आगे किसान का कलेक्टिव नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ये बात सच है कि अब वक्त आ गया है एमएसपी को कानूनी जामा देने का। और वो क्यों जरूरी है इसको कुछ सेकंड में कहूंगा कि देखिए, जब पेड़ लगता है ना जी, तो पेड़ का फल लगने में वक्त लगता है। आप ये नहीं कह सकते वो पौधा क्यों बना था। आज से 50 साल में पेड़ धीरे धीरे फला, आज पे फल है। उस फल को देश की जनता में, किसानों से बांटने की जरूरत है। वो सरकार को करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते फल तोड़ के अडानी अंबानी को दे दो। गुरदीप जी का कहना है जो पेड़ हमने लगाया था वो पेड़ अब फलदार हो गया और उस फल को अब जनता के बीच में बांटने की जरूरत है, जो एमएसपी के माध्यम से संभव है। मैं आखिरी टिप्पणी राजकुमार सिंह जी आपसे लेना चाहता हूं इस पूरे विषय के संदर्भ में। क्या एमएसपी की मांग पूरी होने के संदर्भ में यह अनुकूल वक्त आपको लगता है, या आपको लग रहा है कि कुल मिला के जो आंदोलनरत किसान थे उनको यह अखर गया कि उनसे बात किए बगैर समाधान एक तरफा खोजने की कोशिश हुई, इसलिए सरकार को अभी थोड़ा और झुकाना है, अपने आंदोलन को थोड़ा और खिंचवाना है? देखिए, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री की एक तरफा घोषणा से किसानों को लगा होगा कि यही सही समय है कि थोड़ा दबाव बढ़ाया जाए जी, और एमएसपी के कानून पर भी सरकार से बात मनवा ली जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में जो कृषि के हालात है, किसान के हालात हैं, एमएसपी अनिवार्य है किसान के सर्वाइवल के लिए, कृषि के सर्वाइवल के लिए। दूसरी बात, ब्रजमोहन जी कह रहे थे कि सरकार लिखित में देने को तैयार है। अगर आपकी नीयत साफ है, लिखित में देने को तैयार है, तो उसको कानूनी जामा फैलाने में क्या दिक्कत है। तीसरी बात, एमएसपी मैं मानता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। वो मिलने में कोई संकट इसलिए नहीं है कि जिस दर पर किसान बेचता है उसके कई गुना दर पर उपभोक्ता खरीदता है।
तो ये कहना कि उपभोक्ता प्रभावित होगा बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजें करनी है जो मैं अपनी समझ से समझता हूं। एक तो किसान कर्ज के जाल में फंसता है क्योंकि उसको सहज सुलभ ऋण पारदर्शी तरीके से नहीं मिलता, उसको साहूकार के पास जाना पड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उस जाल से निकल नहीं पाता। दूसरा, किसान को आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करें कि अपनी फसल को जब जरूरत हो तब तक के लिए संरक्षित कर पाए और अपनी शर्तों पर, अपने मुंह मांगी कीमत पर, मन माफिक कीमत पर बेच पाए। तीसरा, स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, चाहे सब्सिडी के जरिए मिले, विशेष योजनाओं के जरिए मिले, ताकि स्थानीयकरण हो उद्योगों का, रोजगार नए सृजित हो, किसानों के सामने नए विकल्प खुले। तो हम अपनी इस बातचीत को अगर आज समापन पर ले जाते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि खेती किसानी की बेहतरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक वैधानिक जरूरत नहीं, व्यवहारिक जरूरत है। किसानों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि जो वो पैदा करता है वो उसके लिए नुकसान का सबब नहीं रहेगा। इसीलिए शायद इस देश का किसान अब और इंतजार करना नहीं चाहता। लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं, पर उस सरकार को ये समझने की जरूरत है, उसने इस देश को वादा किया था कि 5 साल में किसान की आय हम दुगनी कर देंगे। या तो 5 साल में किसान की आय दुगनी करने के संदर्भ में 1 साल का समय शेष है। ऐसे हालात दिखते जिसमें लगता कि आय दुगनी हो रही है तो किसी गारंटी की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि हालात बेहतर हो गए। लेकिन अगर हालात बेहतर नहीं है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, केवल इसके लिखित आश्वासन से काम बन पाएगा ऐसा दिखता नहीं। गारंटी की शक्ल क्या हो ये तो सरकार को तय करना है, पर इतना तय है इस देश के किसान और इस देश की किसानी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर करना पड़ेगा जिससे इस देश की भोगी जनता का पेट भरने वाला अन्नदाता अभाव के चलते आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। क्या ऐसा हो पाएगा, जानने में हमारी दिलचस्पी। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक संजीदा चर्चा का, एक गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। वर्तमान में जिस प्रकार की उलझन है उसी को व्यक्त करता हुआ हमारा आज का शेर ये कहता है कि अजब उलझन में पड़ते जा रहे हैं, कि अजब उलझन में पड़ते जा रहे हैं, किधर ये सारे रास्ते जा रहे हैं। डॉक्टर भावना श्रीवास्तव ने जो ये शेर लिखा था वो वर्तमान की केंद्र सरकार पर बड़ा मुफीद है। केंद्र सरकार जो अपनी बातों से, अपने इरादों से लगातार ये जाहिर करने की चेष्टा करती है कि वह जो कुछ कर रही है इस देश की जनता की भलाई के लिए कर रही है, इसके बावजूद भी एक वर्ग सड़क पर है, उसे संतुष्ट करने के लिए रास्ता कैसे निकले ये उलझन है। क्या वो रास्ता निकलेगा, जानने में दिलचस्पी आपकी भी और हमारी भी। लेकिन इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सदर बढ़ाओ।